स्वागत है आपका कहानी यंत्र मानव के आखिरी हिस्से में। यंत्र मानव अपनी लैब से निकल चुका था। समीर काफ़ी देर तक खड़ा सब कुछ देखता रहा और फिर वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वहाँ से वो यंत्र मानव के जाते हुए रास्ते को देखने लगा। वो यंत्र मानव से वहाँ से बात कर सकता था। यंत्र मानव वहाँ से कुछ ही देर में उस जगह पर पहुँच गया जहाँ पर लाशों का पोस्टमार्टम किया जाना था। वहाँ अखबार और चैनल वालों की भीड़ थी। यंत्र मानव सभी से बचकर उस जगह के अंदर आ गया और थोड़ी मशक्क़त के बाद उसने उस कमरों को भी ढूंढ लिया जहां पर लाशों को कड़े पहरे में रखा गया था। पहरा होने के कारण यंत्र मानव सीधा उन कमरों तक नहीं गया। उसने बगल वाले कमरे में जाना सही समझा। वो वहां पर गया और वहां से लगी हुई खिड़की को तोड़कर वो लाशों वाले कमरे में दाखिल हो गया। लाशें उसके सामने पड़ी थीं। वो उन लाशों के सामने चला गया और फिर उनके ऊपर से चादरें हटा दी। लाशों का हुलिया देखकर यंत्र मानव कहने लगा, जिसका डर था वही हुआ। लैब में बैठा समीर ये सब कुछ देख रहा था। उसने कहा, क्या हुआ, कुछ पता चला? यंत्र मानव कहने लगा, हाँ, थोड़ा पता चला है और थोड़ा पता करना है। पता ये चला है कि कत्ल करने वाला बहुत ही खतरनाक है और जैसा मैं सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही है। अब इन लाशों को पहले ख़त्म करना होगा और उसके बाद मुझे उस कातिल को भी ढूंढना होगा जिसने इन लाशों का ये हाल किया है। समीर कहने लगा, मगर तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे? यंत्र मानव ने कहा, मैं इसी शहर में उन्हें ढूंढूंगा। वो यहीं कहीं होंगे और एक बार फिर से इंसानों का शिकार करने निकलेंगे और मैं उन्हें धर दबोचूंगा। जब तक वो मुझे नहीं मिल जाते मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं जहाँ भी जा सकता हूँ वहाँ जाऊँगा। हर इंसान पर नज़र रखने की कोशिश करूँगा। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है समीर, और इतना जान लो, ये काम ख़त्म करने के बाद हमें आने वाली मुसीबत की तैयारी भी करनी है। उससे निपटना है और उससे निपटने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। ये कहकर यंत्र मानव अपने शहर में ही भटकने लगा। वो स्कूलों में जाता, होटलों में जाता और बाज़ारों में जाता, सभी पर नज़र रखता, जिस पर शंका होती उसका पीछा भी करता। इस तरह से उसने सारा दिन बिता दिया। रात हुई तो वो ऊंची ऊंची इमारतों में चढ़ता और अपने अंदर लगे हुए स्कैनर से वो दूर की चीज़ों को पास भी देख सकता था। इसकी मदद से वो दूर दूर तक नज़र भी रखता। उसे कोई भी दिखाई न दिया। रात गहरी हो चुकी थी। रात के 12 बजने वाले थे और गहरी रात होते ही पीटर और रंजीत भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वो लोग रात देखकर अपनी जगह से बाहर निकले। अब वो अपने शिकार पर निकल चुके थे। वो उस बंद पड़ी फैक्ट्री से बाहर निकलकर शहर में आ गए और फिर चलते हुए अपने किसी नए शिकार की तलाश करने लगे। ये 80 का दशक था, जब रातों में ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी। कुछ एक आध आदमी ही इधर उधर से गुजरते दिखाई पड़ते थे, इसलिए वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सब लोग अपने अपने घरों में थे और रंजीत और पीटर अपने शिकार की तलाश में। वो ये नहीं जानते थे कि कोई और भी उस शहर में आ चुका था जो उनके शिकार के लिए घात लगाए बैठा था। रंजीत और पीटर अपने रास्ते पर चल ही रहे थे कि तभी रंजीत को कुछ जानवरों की आवाज़ सुनाई दी। उसने महसूस किया कि आसपास कुछ जानवर हैं और उनके बीच एक इंसान भी। उसने गौर किया तो पास में ही एक मकान में उसकी नज़र पड़ी जहां ढेर सारे जानवर पले हुए थे और उन जानवरों का मालिक अपने कमरे में ठाठ से खटिए पर सो रहा था। रंजीत उस मकान में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही उसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। मगर पीटर उस मकान में नहीं गया क्योंकि पीटर को किसी और इंसान की बू आ रही थी। वो उस इंसान की ओर बढ़ चला था। वो धीरे धीरे चलते हुए
उस इंसान के घर के करीब आ गया जिसकी वो तलाश में था। ये इंसान कोई और नहीं, एक डॉक्टर था जो अपने घर पर देर रात तक क्लिनिक चलाने के बाद अब सोने की तैयारी कर रहा था। उसे देखकर पीटर आगे बढ़ने लगा ही था कि तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो तेज कदम भागती हुई उस डॉक्टर के घर के करीब पहुंच रही थी। उसकी गोद में एक बच्चा भी था। उसे देखकर पीटर रुक गया। वो औरत लपक कर डॉक्टर के कमरे के करीब गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो डॉक्टर ने दरवाज़ा खोल दिया। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई है। इसका शरीर बुखार से तप रहा है और ये लगातार रोए जा रहा है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया। ये सब कुछ पीटर बाहर खड़ा देख रहा था। वो अब एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके सामने अब 2 शिकार थे। वो जैसे ही उनके घर के करीब पहुंचा, उसने अंदर झांका। देखा कि सामने औरत बैठी थी जो अपने बच्चे का हाल डॉक्टर को बता रही थी और डॉक्टर उसके बच्चे के हाथ को पकड़कर उसकी नब्ज देख रहा था। अब पीटर ने एक घूंसे में डॉक्टर के घर की दीवार गिरा दी। ये देखकर औरत बुरी तरह चीख उठी। डॉक्टर को भी कुछ समझ न आया। पीटर अंदर दाखिल हुआ और उसने एक झटके में डॉक्टर की गर्दन पकड़ ली। उसके गर्दन पकड़ते ही डॉक्टर के शरीर का रंग बदलने लगा। वो सिकुड़ने लगा। ये सब कुछ देखकर वो औरत भौचक्की रह गई। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगी। उसे भागता देखकर पीटर ने डॉक्टर को वहीं छोड़ दिया और फिर उस औरत के पीछे लग लिया। वो औरत जितनी तेज हो सकती थी वहाँ भाग रही थी, मगर पीटर की रफ्तार के आगे उसकी रफ्तार कमज़ोर पड़ रही थी। आखिरकार वो औरत लड़खड़ाकर एक जगह पर गिर गई। उसने अपने सामने पीटर को खड़े पाया। पीटर अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। खौफ के मारे वो औरत उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी। पीटर उस औरत के करीब पहुंचा और अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके गले को वो पकड़ने ही वाला था कि तभी एक जोरदार धमाके के साथ पीटर कुछ फीट दूर जाकर गिरा। जब वो उठकर बैठा तो उसने अपने सामने एक इंसान को खड़े पाया। ये कोई और नहीं बल्कि यंत्रमानव था। यंत्रमानव ने उस औरत से कहा, तुम अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भागो। इतना सुनते ही वो औरत वहाँ से उठी और बच्चे को गोद में उठाकर वहाँ से भागने लगी। उसे भागता देखकर पीटर फिर उसका पीछा करने लगा, मगर यंत्रमानव ने उसका रास्ता रोक लिया और उन दोनों में लड़ाई छिड़ गई। यंत्रमानव ने पीटर को पकड़ के काफ़ी पीछे ढकेला, मगर पीटर भी अगले ही पल खड़ा हुआ और उसने यंत्रमानव पर हमला कर दिया। उसने एक जोरदार घूंसा यंत्रमानव को मारा, जिससे थोड़ा सा डैमेज हुआ, मगर यंत्रमानव ने जब पीटर के एक बाजू को पकड़ा तो उसे उखाड़ कर ही दम लिया। उसने उस बाजू को उखाड़ दिया और कुछ ही पल में अपनी विद्युत शक्ति से उसे राख कर दिया। उसके बाद वो फिर पीटर की ओर बढ़ा। इस बार उसने पीटर का गला दबोच लिया और उसे अपनी विद्युत शक्ति से मारने ही वाला था कि तभी यंत्रमानव को एक झटका लगा। जब ये झटका यंत्रमानव को लगा तो वो उछलकर काफ़ी दूर गिरा। उठकर देखा तो अब उसके सामने एक दूसरा वजूद था। ये रंजीत था जो पीटर की मदद के लिए आया था। अब उसके सामने 2 कातिल थे। ये देखकर यंत्रमानव समझ गया कि इन्हीं दोनों ने उन लाशों का ये हश्र किया होगा। उसने बिना देर किए उन दोनों पर अपनी विद्युत तरंगों से हमला कर दिया, मगर बड़ी फुर्ती से दोनों उन तरंगों से बच निकले और दोनों ने एक साथ यंत्रमानव पर हमला किया, जिससे इस बार यंत्रमानव को थोड़ा ज़्यादा डैमेज हुआ, मगर यंत्रमानव ने अपने आप को संभाल लिया। अगले ही पल यंत्रमानव ने एक जोरदार घूंसा रंजीत के पेट पर दे मारा, जिससे वो कुछ दूर उछलकर जा गिरा। फिर पलटकर यंत्रमानव ने पीटर के ऊपर अपनी
बिजली का उपयोग किया, जिससे वो थोड़ा तिलमिलाकर रह गया, मगर उसकी जान नहीं गई। ये देखकर यंत्र मानव हैरान हो गया। वो उनकी शक्ति को परख चुका था। उसने एक बार फिर अपनी विद्युत शक्ति को उन पर हमला करने की कोशिश की, मगर उनकी विद्युत शक्ति का हमला उन पर हो पाता इससे पहले ही पीटर अपनी जगह से उछलकर दूर जा बैठा। अब ये सब देखकर यंत्र मानव हैरान था। उसने इस बार दुगनी रफ्तार से उन दोनों पर हमला किया, मगर दोनों फिर से बच निकले और दोनों ने एक साथ यंत्र मानव पर हमला कर दिया। दोनों ने यंत्र मानव को पकड़कर काफ़ी दूर तक फेंक दिया। यंत्र मानव दीवारों और खंभों से टकराता हुआ जमीन पर जा गिरा। फिर वो उठा और 1 सेकंड में ही वो रंजीत के करीब पहुंच गया। उसे पकड़कर यंत्र मानव ने अपनी विद्युत शक्ति से फिर उसे झटका दिया, मगर मामूली झटके से वो सिर्फ तिलमिलाया। अगले ही पल उसने यंत्र मानव को धक्का दिया, मगर यंत्र मानव कुछ कदम पीछे जाकर रुक गया। अब वो आगे बढ़ता उससे पहले ही पीटर ने उसे पीछे से पकड़ दिया। यंत्र मानव ने पीटर को पकड़कर आगे पटक दिया और अपनी तेज धार बिजली से उस पर हमला कर दिया। इस बार का हमला तेज था और इस हमले से पीटर जलकर वहीं पर राख हो गया। उसे राख करके यंत्र मानव जैसे ही आगे बढ़ा, वो ये देखकर हैरान था कि रंजीत 2 गुनी रफ्तार से वहाँ से भाग रहा था। उसे भागता देखकर वो भी अपनी पूरी रफ्तार से उसका पीछा करने लगा। रंजीत वहाँ से भागते हुए काफ़ी दूर निकल रहा था। वो शायद शहर छोड़ने की कोशिश कर रहा था। यंत्र मानव लगातार उसके पीछे लगे हुए था और एक रास्ते पर जाकर यंत्र मानव ने उसे रोक लिया और दोनों में फिर मुठभेड़ होने लगी। इस बार रंजीत यंत्र मानव के आगे थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था। उसने कई बार यंत्र मानव को पछाड़ने की कोशिश की, मगर यंत्र मानव हर बार उसे पटक देता और बार बार अपनी विद्युत शक्ति से उसे झटके देता। मगर काफ़ी कोशिश करने के बाद उसने यंत्र मानव को एक झटका दिया, जिससे यंत्र मानव कुछ दूर जाकर गिरा और फिर रंजीत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागना सही समझा। वो वहाँ से भागने लगा। यंत्र मानव भी उसका पीछा करने लगा और कुछ ही देर में दोनों भागते हुए शहर से दूर निकल आए। रंजीत भागते हुए शहर से जंगल और जंगलों से होते हुए वो वहाँ के समुंदर के किनारे जा पहुँचा और उस समुंदर में छलांग लगा दी और तेजी से उसमें तैरने लगा। ये देखकर यंत्र मानव हैरान हो गया। उसने उनकी काबिलियत का भी अंदाज़ा लगाया और फिर वो भी उस समुंदर में छलांग लगा दिया और उसका पीछा करने लगा। इधर वो औरत जिसकी जान यंत्र मानव ने बचाई थी, वो भागते हुए पुलिस स्टेशन में जा पहुंची। उसने अपनी आंखों देखा सारा हाल वहाँ के लोगों को बयां कर दिया। उसकी बात सुनकर सब हैरान थे, मगर उसकी बताई हुई जगह पर सभी अफसर जा पहुँचे। वहाँ पर उन लोगों ने देखा तो सिर्फ राख पड़ी हुई थी और आसपास की चीज़ें टूटी बिखरी हुई थीं। देख के लग रहा था कि यहाँ पर किन्हीं 2 लोगों के बीच में मुठभेड़ हुई हो, लेकिन ये मुठभेड़ किसी बड़े जानवर की लग रही थी। औरत का बयान था कि वहाँ पर 2 इंसान लड़ रहे थे। उसकी बात सुनकर सभी को ये यकीन होने लगा कि इस शहर में कुछ न कुछ पुलिसराज ज़रूर है। वो राख जो वहाँ पर पड़ी हुई थी, वो राख भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी राख उन लाशों की थी जिनको पोस्टमार्टम करने के लिए लाया गया था। ये सब कुछ सभी को उलझा देने वाला था, मगर अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने इस औरत से पूछा कि बाकी के 2 लोग कहाँ गए। औरत ने कहा कि मैं सिर्फ अपनी जान बचाकर भागी थी, मैंने नहीं देखा कि वो कहाँ गए। पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश लगा दी कि वो उन दोनों को भी पकड़ ले जो वहाँ से भाग निकले थे। वो नहीं जानते थे कि वो दोनों आखिर थे कौन। इधर यंत्र मानव रंजीत का पीछा करते हुए काफ़ी दूर निकल आया था। रंजीत भागते हुए उसी टापू पर आ गया था जिस टापू से वो पीटर के साथ शहर में निकला था।
वो उस पुरस्कार टापू में दाखिल हुआ। उसके पीछे यंत्र मानव भी आ गया। वो वहाँ से भागते हुए उस जंगल में दाखिल हुआ। यंत्र मानव भी उसके पीछे दाखिल हुआ। वो भागते हुए उसी गार में चला गया जिस गार में उसे पुरस्कार ताकतें मिली थीं। उसे उस गार में जाता देखकर यंत्र मानव भी उसके पीछे चल दिया। रंजीत भागते हुए उस गार के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ पर बनी हुई हौज में वो जाकर कूद गया। यंत्र मानव भी उसके पीछे दौड़ते हुए अंदर आ गया। उसने उस पुरस्कार गार को देखा। वो काफ़ी अजीब थी। उसमें अंधेरे में भी एक अजीब सी रोशनी थी, मगर रोशनी कहाँ से थी ये उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने चारों ओर स्कैन किया। उसे सामने की दीवार पुरस्कार लगी जिसमें से हरे रंग का तरल पदार्थ टपक रहा था। उसके सामने एक हौज भी थी। ये सब कुछ बैठा समीर अपनी लैब में देख रहा था। उसने यंत्र मानव से कहा, जरा संभल कर, मुझे ये जगह बहुत अजीब लग रही है। आखिर तुम किस कोने में जा पहुँचे हो? इस पर यंत्र मानव ने कहा, ये एक अजीब सी गार है और मुझे लगता है कि वो यहीं पर आकर छुपा है। ये कहते हुए वो वहाँ के कोने कोने को स्कैन कर रहा था। फिर उसे पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। वो पानी के करीब गया। समीर भी बैठा यंत्र मानव से कहने लगा, जरा संभल कर, मुझे यहाँ बैठे हुए डर लग रहा है और तुम वहाँ पर हो। इस पर यंत्र मानव ने कहा, तुम बस चुप रहो, मुझे अपना काम करने दो। ये कहते हुए यंत्र मानव उस पानी के करीब गया। तभी एकदम से उसमें से रंजीत उछलकर यंत्र मानव के सामने आ गया और उसने एक झटके में यंत्र मानव पर ऐसा घूंसा मारा कि वो उछलकर दूर जाकर गिरा। यंत्र मानव के अंदर थोड़े से डैमेज हुए। वो अभी उठा ही था कि तभी रंजीत ने उस पर फिर हमला किया और इस बार यंत्र मानव को थोड़ा और ज़्यादा डैमेज हुआ। उसने खुद को संभाला, बिजली का झटका रंजीत को दिया, मगर थोड़ा सा झटका खाकर रंजीत फिर सही हो गया और दोनों में घमासान लड़ाई छिड़ गई। दोनों एक दूसरे को घूंसा मारने लगे। रंजीत भी यंत्र मानव को घूंसे पे घूंसे मारे जा रहा था। उसने लड़ाई के दौरान ये महसूस किया कि जिससे वो लड़ रहा है वो कोई इंसानी वजूद नहीं, बल्कि किसी लोहे का बना हुआ एक ठोस आदमी है और वो उसकी चोट को महसूस नहीं कर रहा है। अभी लड़ते हुए वो ये सोच ही रहा था कि तभी यंत्र मानव ने लपक कर उसकी गर्दन दबोच ली और उसे जोर से दबाने लगा। मगर अगले ही पर रंजीत ने यंत्र मानव के हाथ को पकड़ा और उसे अपने हाथों से दबाने लगा, जिससे उसका हाथ डैमेज होने लगा। यंत्र मानव ने बिजली का झटका देकर रंजीत को अपने से अलग किया और एक जोरदार घूंसे से उसे पीछे ढकेला। फिर विद्युत तरंगों समेत वो रंजीत पर टूट पड़ा। उसने उसे घायल करने की बहुत कोशिशें की और वो घायल भी हुआ, मगर रंजीत ने भी यंत्र मानव को बहुत घायल किया। यंत्र मानव का घायल होना, उसके अंदर के कुछ पार्ट्स डैमेज होना था। वो किसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। रंजीत भी खुद को बचाने में लगा हुआ था। दोनों की घमासान लड़ाई वहाँ होती रही। फिर यंत्र मानव ने मौका पाकर रंजीत की एक टांग पकड़ी और उसे तोड़ दिया, जिससे रंजीत बुरी तरह चीख उठा। फिर यंत्र मानव ने अपने विद्युत तरंगों से उसे घायल किया, जिससे वो थोड़ा और ज़्यादा परेशान हुआ। यंत्र मानव आगे बढ़ा और बड़ी फुर्ती से उसने रंजीत की गर्दन को उखाड़ दिया। उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो चुकी थी। उसने उसके सिर को वहीं पर फेंक दिया। तड़पता हुआ रंजीत वहीं पर धड़ से गिर गया। यंत्र मानव ने अगले ही पल अपनी बिजली की ऊर्जा से उसके शरीर को जला दिया और इस तरह से रंजीत का भी खात्मा हो गया। यंत्र मानव ने वहाँ चारों ओर नजरें दौड़ाई और फिर सामने उस हरी दीवार को भी देखा। उसने अगले ही पल उस हरी दीवार पर भी अपनी विद्युत ऊर्जा से हमला किया। वो दीवार एक धमाके के साथ जलने लगी
यंत्रमानव ने उस पूरी गार में आग लगा दी। वहाँ से निकला और उस टापू पर भी उसने आग लगा दी। वहाँ के एक एक पेड़ पौधे, एक एक घास को उसने जलाकर राख कर दिया। सब तेजी से जल रहा था। यंत्रमानव अब धीरे धीरे उस जगह से निकल रहा था। लड़ाई के दौरान यंत्रमानव के अंदर के कुछ पार्ट्स डैमेज हो चुके थे, इसलिए यंत्रमानव में अब शक्ति बहुत कम बची थी। यंत्रमानव किसी तरह वहाँ से चलते हुए समुंदर के किनारे आ पहुँचा। समीर उससे लगातार उसकी खैरियत पूछता रहा। यंत्रमानव ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारे पास जल्दी से आना चाहता हूँ। ये कहकर उसने उस समंदर में छलांग लगा दी और फिर वहाँ से रफ्तार से तैरता हुआ कुछ ही घंटों में वो वापस अपनी शहर में आ गया। शहर से निकलकर वो वहाँ से चलते हुए अपनी लैब के पास आ गया। लैब में पहुंचकर वो समीर के सामने जा खड़ा हुआ। समीर ने उसकी हालत देखी तो वो घबरा गया। यंत्रमानव की हालत पहले जैसी नहीं थी। वो काफ़ी डैमेज हो चुका था, लड़खड़ाते हुए चल रहा था। समीर उसके पास जा पहुंचा, कहने लगा, तुम ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? इस पर यंत्रमानव कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो समीर। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुमको आगे कुछ बता सकूं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आने वाली मुसीबत का सामना करना है। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और उससे तुम्हें बचाव करना होगा, खुद का भी और इस दुनिया का भी। और इसीलिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा। तुम्हारे दादाजी ने मुझे इसी मकसद के लिए बनाया था और अब मैं तुमसे कहता हूँ, खूब पढ़ो, खूब सीखो और इस दुनिया को बचाओ। समीर कहने लगा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यंत्रमानव ने कहा, मेरे अंदर की ऊर्जा कभी भी ख़त्म हो सकती है। मुठभेड़ के दौरान मेरे अंदर काफ़ी सारे डैमेज हुए हैं और उन्हीं के चलते मुझ में कभी भी कोई भी खराबी हो सकती है और मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज़्यादा देर चल पाऊँगा। मैं किसी तरीके से अपनी बची हुई एनर्जी बटोर कर तुम तक पहुँचा हूँ और बस तुमसे यही कहने आया हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान देना, सब कुछ सीखना। तुम्हें अब दुनिया को बचाने के लिए सब कुछ सीखना है समीर। मेरी बात ध्यान से सुनो समीर। तुम्हारे मन में कई सारे सवाल थे जिनके जवाब मैंने पहले नहीं दिए और आज मेरे पास इतना वक्त नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें इतना बता दूं जिससे कि तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। बस मैं इतना ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे दादाजी, अभी यंत्रमानव ने ये अल्फाज कहे ही थे कि वो एकदम से रुक गया। उसके सामने कई सारे ग्लिचेस होने लगे। उसके अंदर कुछ खराबी हो चुकी थी और फिर वो एकदम से शांत पड़ गया। अब उसके सामने खड़ा समीर उससे कहने लगा, हाँ, मेरे दादाजी ने क्या? यंत्रमानव अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने कोई जवाब न दिया। समीर ने उसे हिलाया डुलाया और उसे बोलने के लिए कहने लगा, मगर यंत्रमानव के अंदर की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। समीर बहुत परेशान हुआ। उसने उसे ठीक करने की भी कोशिश की, मगर यंत्रमानव जिस तकनीक से बना था वो तकनीक समीर ने अभी तक सीखी ही नहीं थी। समीर के सामने अब सिर्फ वो एक पुतला ही था। यंत्रमानव अपने पीछे ढेर सारे सवाल छोड़ गया था। उन सवालों के जवाब समीर के पास नहीं थे, ना ही यंत्रमानव समय से उसे कुछ बता पाया था। अब समीर बड़ी उलझन में था। वो नहीं जानता था कि कौन सी मुसीबत आने वाली थी, मुसीबत कितनी बड़ी थी, उससे निपटने के लिए उसे क्या इंतजाम करने होंगे। वो घुटनों के बल बैठकर वहीं पर अपनी नम आँखों से यंत्रमानव को देखता रहा और इस तरह से इस कहानी के इस सीरीज का अंत यहीं पर हुआ।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस कहानी में यंत्र मानव को क्यों बनाया गया, आखिर आने वाली मुसीबत क्या थी और अब समीर क्या करेगा, इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपकी खिदमत में इस कहानी का दूसरा भाग भी लेकर आएंगे। इस कहानी का अंत अभी हुआ नहीं है, क्योंकि इस कहानी का अंत होने में अभी समय है। मिलता हूँ अगली बार किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।